market is a single player game. 80% of the value stocks are value traps. Most of the winners will always come from smaller companies. कौन सा स्टॉक बड़ा विनर बनेगा, कौन सा स्टॉक छोटा विनर बनेगा, मुझे खुद नहीं पता। असली काम है वो उसके बाद शुरू होता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा रिजल्ट आया नहीं है, सो आई कैन कट डाउन माई रिस्क। यहाँ पे प्राइस एक्शन काफी काम आता है, तो आइडेंटिफाई की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हो सकती है। मोमेंटम इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, मोमेंटम इज अ टेंडेंसी। ट्रेडिंग से आप काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्टिंग में कमा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है प्रभाकर जी। प्रभाकर जी एक सेबी रजिस्टर्ड फंड मैनेजर है और इनकी जो ये कंपनी है वो पिछले 10 साल से लोगों का फंड मैनेज कर रही है और उसकी जो वैल्यू अभी है वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ तक की है। तो आज के हमारे ये वीडियो में प्रभाकर जी ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। स्टार्टिंग में सर वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सीखते थे और समझते थे और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते थे। सर का अगर हम लोग एक्सपीरियंस बोले ना तो टोटल 20 साल का सर को एक्सपीरियंस है, शायद 20 साल से भी ज़्यादा का है। और इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि कैसे वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पे आए और अभी करंटली वो जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं वो है अर्निंग सरप्राइज स्ट्रैटेजी। अब ये अर्निंग सरप्राइज स्ट्रैटेजी उनकी क्या है, उनकी ये मेथड क्या है, उनके बारे में आज सर ने हमारी ये पॉडकास्ट में पूरा डिटेल में बताया है। सर ने कुछ एग्जाम्पल भी हमारे साथ शेयर किए हैं जो उनकी ये मेथड के हिसाब से प्रॉपर थे और उन्होंने अपने फंड में ये स्टॉक्स को लिया भी था, वो हम लोगों को एक्सप्लेन किया है। सर ने पूरा डिटेल में बताया है कि ये अर्निंग सरप्राइज की जो मेथड है वो कैसे काम करती है, कैसे हम लोगों को स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, सर अभी क्यों वैल्यू इन्वेस्टमेंट को फॉलो नहीं करते और क्यों इसको फॉलो करते हैं उसके बारे में बताया है। और ये भी बताया है कि कैसे वो एक अच्छे रिटर्न को जनरेट करने की कोशिश करते हैं लो रिस्क लेके। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के हमारी ये पॉडकास्ट में जाते हैं और समझते हैं कि एक फंड मैनेजर अपने क्लाइंट्स का फंड कैसे मैनेज करता है, कैसे एक अच्छा रिटर्न जनरेट करता है विथ लो रिस्क। उसके बारे में पूरा सर ने डिटेल में बताया है और मैं आप लोगों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए जाते हैं सर के साथ बात करते हैं और सर की ये मेथड सीखते हैं और सर की जर्नी सुनते हैं। वेलकम प्रभाकर जी हमारे शो में, वेलकम सर। थैंक यू विजय, थैंक यू हैविंग मी। सर थैंक यू आपको आने के लिए। आप एक अच्छे फंड मैनेजर हो और आपसे जो भी आज हमारे ऑडियंस को सीखने मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। बिकॉज जनरली हमारे ये पॉडकास्ट में है ना सर, आज तक मोस्टली ट्रेडर आए हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फंड मैनेजर है और हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक इनकम। आप ट्रेडिंग कर लो, आप ऑप्शन सेलिंग कर लो, ऑप्शन बाइंग कर लो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। बट सबसे जो सिस्टमेटिक वे होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो फंड होता है उनकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, मुझे लगता है कि वो सबसे सिस्टमेटिक वे होता है और उनके पास बहुत ज्यादा फंड भी होता है। तो सर मैंने ऐसा सुना है कि आपके फंड ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का फंड है आपके पास। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो सर आपके बारे में हमारी ऑडियंस और मैं सच में कुछ ज्यादा नहीं जानता। तो सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका मार्केट में इंट्रोडक्शन कैसे हुआ और आपने कैसे कब क्या शुरू किया सर। मेरा इंट्रोडक्शन मार्केट में करीब आई थिंक 15 साल से ज़्यादा हो गया, 15-20 साल से ज़्यादा हो गया है। काफ़ी यंग एज पे मैंने मार्केट एंटर किया। आई थिंक आई एंटर्ड द मार्केट, एटलीस्ट मेरा जो बिगिनिंग हुआ व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड, 16 इयर्स ओल्ड। हम्म। क्योंकि मेरे जो मैटरनल अंकल हैं, मेरे मामा, उन्होंने हम्म। मुझे मतलब इंट्रोड्यूस किया मार्केट्स को। तो छुट्टियों में मैं आता था वेकेशंस पे उनके घर पे, तो वो उस टाइम आई थिंक बैक इन यू नो द 90s में या अर्ली 2000s में वो मार्केट में थे और टेक्निकल एनालिसिस से एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया। टेक्निकल्स के वो उसमें इंटरेस्टेड थे और मुझे बट बहुत जल्दी मतलब समझ में आ गया दो चीज़ें। लाइक एक एक की मार्केट इज अ सिंगल प्लेयर गेम, राइट, विच इज व्हाट मेरा भी टेम्परामेंट वैसा ही था कि आई वांटेड टू प्रेफर्ड रीडिंग बुक्स ऑन माय ओन, एनालाइजिंग ऑन माय ओन। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट एक ऐसा गेम है वेयर इट इज बिटवीन यू एंड द मार्केट।
और आपका जो स्किल लेवल है वो आप अपने पेस पे खुद आप बढ़ा सकते हो. Everything depends upon your own effort and your own hard work. So it is a pure play meritocracy बोलते हैं जिसको. क्योंकि आप किसी भी जॉब में जाओगे तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स रहेगा, आपको थोड़ा बहुत जो बॉस बोलता है वो करना पड़ेगा, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इट इज प्योरली योर स्किल, राइट. डेफिनेटली अ बिट ऑफ लक ऑल्सो, बट हम्म प्राइमरली मुझे वो बहुत जल्दी समझ में आ गया दो चीजें कि दिस इज अ गेम विच आई कैन प्ले इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स. सो विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, कि मुझे कोई कुछ भी और नहीं रहेगा तो जस्ट एज अ individual I can survive and I can make money and I can live my life on my own terms, right. That was हम्म point number one. And point number two is कि market में succeed होने के लिए जो skills चाहिए होता है, जैसे reading, right, analysis, pattern recognition, all of these things I really enjoyed. So मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये काम है या effort है. So although पढ़ाई मैंने I was quite good in studies, तो पढ़ाई में I am a computer science engineer. तो ओके इंजीनियरिंग की है, बट जब इंजीनियरिंग भी कर रहा था तो पैरेलली मैं मार्केट्स के बारे में पढ़ता था. आई यूज्ड टू, उस टाइम इतना यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था, राइट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक अर्ली 2000s, राइट. 2003 हम्म 2007 इज व्हेन आई डिड माय इंजीनियरिंग. तो उस टाइम पे उतना कुछ, सो वी ओनली हैड टू रिलाई ऑन बुक्स, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, फिल फिशर. तो सारी की सारी बुक्स मैंने जो जो मुझे मतलब जो मेरे हाथ में आया, एवरीथिंग आई रेड. एंड अभी लर्निंग कर्व इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअली काफी छोटा है कंपेयर टू व्हेन आई स्टार्टेड आउट, बिकॉज देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन. इन अ वे इट इज गुड, इन अ वे इट इज बैड, क्योंकि राइट डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है. तो ऐसा भी हम्म होता है कि लोग जस्ट कंज्यूम करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, बट एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है. तो but at the same time many good investors today are available or sharing their knowledge. So आपको बहुत सारे perspectives बहुत जल्दी मिल जाएंगे. तो उस टाइम पे I was reading books, started with usual value investing, Warren Buffett, उसके बाद growth investing पे graduate किया, and slowly and steadily the skill level and experience kept on improving. उसके हम्म बाद I think about 10 years back, me along with two other partners who are quite senior to me, uh, they in fact saw that I was good at markets, and even they were involved in markets. My partners Atul and Shivram, हम्म they've also been in markets for much longer than I have been. So we started Samviti about 10 years back. So Samviti Capital is the firm which today manages the 2000 crores that you spoke about. Primarily, we manage money through a PMS, a portfolio management service, and an AIF, a category 3 AIF. So both of them are like HNI type of products. तो ये हमने जर्नी स्टार्ट किया 10 years back, and of course we've had our ups and downs, but as we grew we learned new things, we kept refining the methodology. I think over the last 4 or 5 years we've done phenomenally well. We've been in terms of rankings and all that, we've been absolutely near the top consistently. So हम्म that is where we are today. यस सर. तो सर आपने इतने साल का मतलब ये जो आपने एक्सपीरियंस बताया ना, मैं बहुत ही मतलब एक्साइटेड हूँ समझने के लिए कि आप अभी जो करते हो, मतलब आप जो अभी मेथड से आपका फंड मैनेज करते हो, आपका पीएमएस रन करते हो, ये जो मेथड है वहां तक आप कैसे पहुंचे? आई एम वेरी मच श्योर कि आपने भी बहुत सारी चीजें ट्राई की होगी और बहुत सारा ऐसा चीजें हुआ रहेगा, बट हाउ यू कम टू नो कि नहीं ये चीज मुझे परफेक्टली सूट करती है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट में भी देर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला वैल्यू इन्वेस्टिंग है, फिर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होता है, और भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे एक एक और एक चीज होती है सर, मोमेंटम इन्वेस्टिंग. मतलब आई थिंक मैं उसको रॉन्ग बोल रहा हूँ, उसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोलना चाहिए या इन्वेस्टमेंट बोलना चाहिए, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बिकॉज कभी कभी किसी किसी स्टॉक के मूवमेंट जो है ना वो 2-2 3-3 साल तक ऊपर चलते हैं. तो सर विच टाइप ऑफ मेथड आप फॉलो करते हो और वहां तक कैसे पहुंचे सर? प्रेजेंटली जो मैं मेथड यूज करता हूँ, बेसिकली व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज एन अर्निंग सरप्राइज. तो उसके बारे में मैं बताता हूँ, बट ओके. उससे पहले कैसे मैं वहां पहुंचा वाज प्योरली मतलब एक्सपेरिमेंटिंग. क्योंकि ये जो बिजनेस हम्म है ना, मतलब यहाँ पे करके ही सीखना होता है. This is like learning करेक्ट. how to swim, right? So you cannot read books about swimming and go and jump into the pool, right? आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पहले
पूल में उतरना सीखना पड़ेगा, फिर फ्लोटिंग सीखना पड़ेगा, फिर बेसिक स्ट्रोक सीखने पड़ेंगे. एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय यू, राइट? सो हम्म. जैसे आपने इनिशियली बोला कि पैसे बनाने के मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, बट इनिशियल फेज क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन फेज होता है सबके लिए, एंड एवरीबॉडी हैज टू एक्सपेरिमेंट डिपेंडिंग अपॉन उनको किस चीज का एक्सपोजर मिला है, राइट? जैसे मेरे को इनिशियली एक्सपोजर मिला प्राइमरीली ग्रोथ इन्वेस्टिंग का, राइट? तो हम्म. ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे मैंने स्टार्ट किया. एवरीबडी स्टार्ट्स विद वैल्यू इन्वेस्टिंग, राइट? तो मतलब बुक्स में सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बोलते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो वैल्यू इन्वेस्टिंग बुक्स हम पढ़ते हैं, those were written in the 1970s, 1980s, and maybe 1990s. So those are the books which उस टाइम पे मार्केट में उतना वैल्यू हुआ करता था, बट पोस्ट करेक्ट. द 2007 क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड ऑल दैट, वैल्यूएशंस हैव गॉन टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? अभी आपको बहुत कम हम्म. ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो बिलो बुक मिलेंगे, या फॉरगेट अबाउट बिलो नेट वर्किंग कैपिटल, बिलो बुक, या हाँ. सिंगल डिजिट पी पे, ऐसे स्टॉक्स बहुत कम मिलते हैं. और मिलते भी हैं तो इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज हैं. सो अभी कुछ जो, इशू है, राइट. हाँ, सो द बेसलाइन जो पी रेशियोज हो गए हैं वो 20-25 हो गए ऑन एन एवरेज. सो वैल्यू इन्वेस्टिंग इन द प्योर सेंस डजंट रियली वर्क, जो मतलब जो बुक्स में लिखा होता है. सो बट एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, इवन आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. फिर समझ में आया कि दो चीजें समझ में आई. एक कि जो 80% ऑफ द वैल्यू stocks are value traps. Only हम्म. 20% of them are stocks where you can actually get the valuation re-rating, right? तो ये समझ में आ गया कि market is quite efficient. तो ऐसा बहुत कम होता है कि market will not give you something on a platter, right? And because there is some issue in the company, you're getting it at that valuation. तो वो थोड़ा करेक्ट. एक्सपेरिमेंट किया तो वो समझ में आया, तो फिर लगा कि हाँ, ग्रोथ में फोकस करना चाहिए. सो ग्रोथ में फोकस किया. फिर समझ में आया कि growth, when you are chasing growth, then you have to pay a higher valuation, right? And when the हम्म. growth goes down, the market punishes the stocks very very badly, right? हाँ, तो बहुत वहां अभी पे रिसेंट के एग्जांपल बहुत ऐसे हुए सर. बहुत है, बहुत, हर साइकिल में होते हैं. राइट. हर साइकिल में होते हैं. फिर समझ में आया कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग जो होता है, यू कैन नॉट डू बाय एंड होल्ड, एंड बाय एंड होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, हाँ, एंड ग्रोथ नहीं होता डजंट है. गो टुगेदर, राइट? नहीं होता है. फिर समझ में आया कि अच्छा, बाय एंड होल्ड लॉन्ग टर्म करना है तो फिर क्वालिटी में जाना पड़ेगा. फिर क्वालिटी हम्म. इन्वेस्टिंग पे माइग्रेट हुए. क्वालिटी में भी समझ में आया कि क्वालिटी इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि what the peer re-rating has already happened. So आपको जो मिलता है वो सिर्फ अर्निंग्स कंपाउंडिंग मिलता है. और हम्म. अगर अर्निंग्स का कंपाउंडिंग थोड़ा भी स्लो हो गया तो वहां पे भी पी डी रेटिंग होता है. तो ऐसा नहीं होता है कि लोग समझते हैं कि क्वालिटी में पैसा डाल दिया तो पैसा बनना ही बनना है. अभी आप हम्म. रिसेंट एग्जांपल्स देख लीजिए. एशियन पेंट्स इज डाउन 30-35% फ्रॉम द हाइस. Forget about the FMCGs like Lever and all that, which anyway they were not growing at a very fast pace. हम्म. But इन सब में ऐसे मीनिंगफुली ज्यादा पैसा, मतलब वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है. You can preserve your wealth and grow at a fair rate, maybe whatever is the हम्म. GDP, plus 1.5 times GDP, 2 times GDP. But Kotak Bank, HDFC Bank, just look at the returns for the last 3-4 years. तो क्वालिटी का भी, हर चीज का एक फेज होता है. तो ये हम्म. सब जब लर्निंग्स एसिमुलेट किए, और एक और मेजर लर्निंग जो हुआ, सो मैं ये एक स्टडी करता हूँ कि एवरी ईयर आई लुक एट द विनर्स ऑफ दैट ईयर एंड ट्राई टू फिगर आउट कि ये कंपनी विनर्स क्यों बने, राइट? बट व्हाट वाज द हाँ, व्हाट उसकी रियली हैपेंड टू कैरेक्टरिस्टिक्स. दीस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सो बिकॉज जो बुक में इंफॉर्मेशन ये सब नहीं मिलता है, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन, हम्म. द इनसाइट्स दैट यू विल गेट फ्रॉम डूइंग दिस काइंड ऑफ अ स्टडी योरसेल्फ इज इमेजरेबल, क्योंकि आपको फिर नुआंसेस समझ में आएंगे. तो जब ये हम्म. सब पढ़ाई किया तो समझ में आया कि best winners are always, a lot of times they are stocks which the market traditionally, will not buy, right? Because they have some issue, or they belong to an XYZ sector, PSU hai, या number 3 player in the industry hai. So a lot of हम्म. times all of these things which भी हमारे checklist में से निकल जाते हैं, मतलब पहले स्कैन में ही निकल जाता है, those kind of stocks ended up becoming the best winners for different years, when you go and see. तो जब ये सब एनालिसिस किया तो दो तीन चीजें बाहर निकल के आई. पहली बात कि आपके विनर्स कहीं से भी आ सकते हैं. सो यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड. इफ यू सी, बिकॉज हम लोग फंड मैनेजर्स हैं, तो हमको किस चीज का पैसा मिलता है? दो चीजों का पैसा मिलता है. वन इज डेफिनेटली टू मेक मनी फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड सेकंड इज टू हम्म. मैनेज द रिस्क.
These are the only two हम्म, things. Make returns while managing the risk. Right? That is all professional money management is all about. तो एक चीज समझ में आई कि मेक मनी अगर करना है तो यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड. So in the last few years, one of the reasons why we have been the top performers is because we had that mindset. So we went into the हम्म. PSUs. We did not have any notions कि PSU में नहीं लगाना है पैसा, क्योंकि उससे पहले PSU में पैसा बना ही नहीं था. PSUs सर were, मैंने the bad. पर्सनली वो ट्रेंड को मिस कर दिया यही सोच के चक्कर में. तो ये सब स्टडी करने के बाद समझ में आया कि पैसा कहीं से भी बन सकता है, और पैसा एक्चुअली नेग्लेक्टेड में ही बनता है. जहां पे नेग्लेक्ट है वहां पे क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स का एक मिसमैच होता है. wherever there is हम्म, neglect, that means that those stocks are not in any portfolios. और जब भी वो स्टॉक लाइमलाइट में आते हैं and everybody rushes to own those stocks, उसकी वजह से पीई री रेटिंग होता है. right? So neglected stock with where an earnings growth has come, right? That is the best combination. तो ये बात समझ ओके. में आ गई. पहली बात कि कहीं पे भी आपको पैसा बन सकता है. दूसरी बात क्या समझ में आई कि आपको नेग्लेक्ट ढूंढना है, बट ओनली नेग्लेक्ट नहीं, नेग्लेक्ट के साथ एक कैटलिस्ट. एंड जनरली फॉर मी द कैटलिस्ट हैज बीन सरप्राइजिंगली गुड अर्निंग्स ग्रोथ. सो अगर मुझे नेग्लेक्ट मिल गया और सरप्राइजिंगली गुड अर्निंग्स ग्रोथ मिल गया, देन आई विल हम्म, गेट इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक. वो फिर एक और चीज जो बाहर आई स्टडी से वो ये थी कि जो लोग बोलते हैं कि 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर व्यू लो स्टॉक का, तो पहली बात तो ये समझ में आ हम्म, गई कि अ, जो जो स्टॉक का जो री रेटिंग फेज होता है, जो मैं बोलता हूँ कि टिपिकली इट लास्ट एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 क्वार्टर्स. मतलब 1.5 से 2 साल में पूरा का पूरा री रेटिंग कंप्लीट हो जाता है. राइट. ओके. वेरी वेरी फ्यू स्टॉक्स विल बी देयर विच विल गो बियॉन्ड दैट. बट हम्म, any good stock, if you take out and see, the average time span of that multi-bagger returns will be about 2 years, right? Which is basically 8 quarters. So 8 to 10 हम्म, quarters, 8 to 10 quarters में जो होना है उस स्टॉक के साथ वो सब हो जाता है. So then I started thinking that मैं 3 से 5 साल तक के टाइम होराइजन में नहीं सोचूंगा, बट आई विल ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ 2 to 3 quarter sprints. What is the earnings going to be over the next 2 to 3 quarters, which is much more predictable. 3 साल बाद हम्म. क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, मैनेजमेंट को खुद नहीं पता है. वो आपको कॉन्फ्रेंस करेक्ट. कॉल में कहानियां सुनाएंगे, बट ऑब्वियसली दे डोंट नो बिकॉज द वर्ल्ड आल्सो इज सो डायनामिक. राइट. ये हाँ टैरिफ कुछ की भी हो रहा है. हाँ, 1 साल पहले टैरिफ वर्ड वाज नॉट इवन इन द मीडिया. नाउ हम्म. एवरीथिंग, ओनली टैरिफ इज, नथिंग एल्स इज देयर. या सो और सर हमारे मार्केट में ऐसा है ना कि जब भी हमें ऐसा लगता है ना कि अभी हमें सब चीजों का पता है, हमने सब रिस्क को प्रॉपर मैनेज किया है, तब एक नया रिस्क आ जाता है नया जो हमें रिस्क, पता ही नहीं होता है. that is the nature of the market. So that is राइट. how markets operate, right? That is how the bull and bear cycles play out. तो फिर ये टाइम फ्रेम की बात समझ में आई कि वी हैव टू प्ले इट. वी शुड नॉट, वी कैन नॉट टेक, मैं 3 साल का प्रॉफिट प्रेडिक्ट करूंगा 5 साल का. यू हैव टू प्ले हम्म, इट इन स्प्रिंट्स ऑफ 2-3 क्वार्टर्स. सो आपको अच्छा रिजल्ट आया, आपको लगा कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स ये रिजल्ट अच्छा कंटिन्यू होगा, you get into the stock. Then every quarter you evaluate if the next few quarters are going to be good or bad. On the basis of that, you decide whether to keep the stock or not. So ये सब changes ओके. लाए. और also I was a very concentrated investor earlier. जब मैं क्वालिटी वगैरह करता था तो ऑब्वियसली यू हैड टू बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड. फिर मेरे को समझ में आया जब बजाज फाइनेंस का, जब कोविड के टाइम पे काफी बुरी तरह से पिटा स्टॉक, तो समझ में हम्म, आया कि इवन विद द बेस्ट ऑफ द स्टॉक्स, इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटेड, then you will have to, in order to cut the risk of the portfolio, you will have to sell at the worst time, right? अगर आप हम्म. concentrated हो बैंक्स में या concentrated हो फाइनेंशियल्स में, और कोई ऐसा इवेंट एनपीए टाइप इवेंट्स आते हैं, then you cannot say कि मैं 3 साल का व्यू लूंगा, 5 साल का व्यू. You have to cut risk, especially as a professional हम्म, money manager. So I became much more diversified, right? So from owning something like 10-15 stocks, I have pivoted to owning, anywhere between 25 to 35 stocks. And I say diversified, I don't mean 100 stocks because उसमें फिर कुछ मिलता नहीं हाथ में, because you are, diluting yourself too much. But I think the sweet हम्म. spot is about 25 to 35 stocks, right? तो इसमें ठीक है. काफी तरह हद तक रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है कि हम्म, 25-35 stocks अगर आपने लिए तो your allocation per stock will be about 3%. Right? Even if, let's say, your stock falls by 50%, you have a 3% allocation, at the portfolio level, you're losing just 1.5%. So it is not the end of the world. You can recover from, even such disasters, right? And ऐसा तो नहीं हम्म. होगा कि, every stock in the entire portfolio will fall 50%, right? If that happens, then it's a market issue. It's not a business करेक्ट. issue. In which case, you'll have to wait for the market to recover, right? But
तो ये सब different angles slowly steadily उभर के आए, which is what has led me to my current strategy of an earnings surprise, where I look for surprisingly good earnings, a delta change in earnings in a neglected stock, which I intend to hold for 8 to 10 quarters or 6 to 8 quarters, right? हम्म And typically I operate in the mid and small cap space because I feel that is where you can generate alpha. अगर आप large cap का portfolio बनाओगे, तो हम्म you don't need a PMS, right? You'd rather be in a mutual fund because alpha करेक्ट generate करना मुश्किल होता है, क्योंकि these companies, एक दो कंपनी शायद आपको 50-60% रिटर्न दे देगा for a year, but most of the companies will be about anywhere between 10 to 20%. तो आपका लार्ज हम्म कैप में आप जितना मर्जी हाथ पैर मार लो, 15% आपका रिटर्न आएगा लॉन्ग टर्म में. So we are trying to play for a little bit more. So my universe is primarily mid and small cap space, right? हम्म Of course, there could be some large caps on opportunistic basis, but primarily यहाँ पे alpha आता है. So that is the main thing, and that was also a learning from my study of the winners, that most of the winners will always come from smaller companies in any given year. Right? Very very rarely you will find one or two companies which are large caps which are in the top 10, right, in terms of the winners. So, like I ओके said, neglect plus earnings growth plus a 6 to 8 quarter kind of a view, and a risk management by having anywhere between 3 to 4% allocation per stock. So that is हम्म what we have been very successfully doing for the last many years. It has worked out reasonably well for us. ओके तो सर आपका जो काम करने का प्रोसेस है और उसके पीछे का जो सिस्टम है या उसके पीछे का जो साइकोलॉजी माइंडसेट है वो तो मैं समझ गया एंड ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया कि आपका जो एक्सपीरियंस है मार्केट में उसमें आपने बहुत सारी चीजें ट्राई करके अब आप ये चीज पे अभी हो एज ऑफ नाउ आप ये चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो एंड यू थिंक कि दिस इज गोइंग बेटर एंड वो जा भी रहा है बट सर जैसे आपने बहुत सारे मुझे ये सारे एग्जाम्पल बताए ना कि ये होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो क्या आप मुझे उसका कुछ एक एग्जाम्पल बता सकते हो टू कनेक्ट प्रॉपरली वो चीज से जिससे मैं भी समझ पाऊं और मेरी जो ऑडियंस है जो देख रही है वो भी समझ पाए कि ये जो आप चीजें बोल रहे हैं वो एक्चुअल स्टॉक में कैसे प्ले आउट करता है उसके ऊपर उसका प्राइस कैसे रिएक्ट करता है और अगर हो सके ना सर तो मुझे ये भी बताइए कि फॉर एग्जांपल आपको किसी में अर्निंग सरप्राइज अभी ये क्वार्टर में दिख गया जैसे अभी अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है और समझो कि सडनली आपको किसी स्टॉक में अभी अर्निंग सरप्राइज मिल गया या ग्रोथ का सरप्राइज मिल गया तो क्या आप वही क्वार्टर से आपकी पोजीशन बनाना शुरू करते हो या फिर आप और एक क्वार्टर के लिए भी वेट करते हो श्योर श्योर. सो काफी 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं आपने एक साथ. मैं एक एक हाँ करके सर बोलता हूँ. यस सर अगर एग्जांपल्स मुझे देना होगा तो मैं I'll give you a couple of big winners that we have had. Of course, हम्म इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पोर्टफोलियो में लूजर्स नहीं है, काफी लूजर्स भी हैं. हम्म It is always मैं बोलता हूँ कि individual. I never bet on individual stocks. I bet on a particular pattern, which is an earning surprise. कौन सा स्टॉक बड़ा विनर बनेगा, कौन सा स्टॉक छोटा विनर बनेगा, मुझे खुद नहीं पता है. A lot of हम्म times my own investors ask me कि आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू दीजिए. मैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू कभी भी नहीं देता हूँ, क्योंकि आई प्ले अ पोर्टफोलियो गेम, राइट. तो ये ओके मैंने इस XYZ पैटर्न जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से मैं 25-30 कंपनी ले लूंगा, and I हम्म am confident that this pattern overall works. The hit rate of this pattern is good, right? And this pattern over the medium term will give us returns. अब हम्म इंडिविजुअली उसमें कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा और कौन सा स्टॉक नहीं परफॉर्म करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स. लाइक हम्म आई माइट हैव पिक्ड इट दिस क्वार्टर, अगले क्वार्टर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आई जस्ट थ्रो इट आउट, आई रिप्लेस इट विद हम्म समथिंग एल्स. और अगर रिजल्ट अच्छा आया, देन आई माइट कीप इट फॉर मच लॉन्गर. आई माइट कीप इट फॉर मोर देन 8 क्वार्टर्स. आई कैन कीप इट फॉर 16 हम्म क्वार्टर्स. आई डोंट नो, राइट. So 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 ये जो मैं examples दूंगा, I'm just giving a disclaimer that these are obviously the hand picked examples. ऐसा नहीं होता है कि हर stock will work out like this, but on an हम्म average we've had very good returns. So the examples are, I'll give you two specific examples because just to drive the point home, is one of the examples is Shakti Pumps. Screener is visible. Yeah, now it is visible. Yes, sir. So let me show you Shakti Pumps. Bought long back. Okay, let's see here. Okay. So ये देखिए आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, दिसंबर 2023 में
there was a huge jump. It was doing negative top line growth. There was a big jump in top line, okay, and there was a big jump in operating profit, okay. What is important to understand is at this point in time, Shakti Pumps was a very unknown stock. Like I said, it was a neglected stock. Corporate governance was not at all. I mean, it is probably on the worst side, right? It was on the worst side, but there was a massive acceleration in earnings. There was a massive acceleration in the profits, right? At this point in time, we entered this stock. So December 2023 का result आया होगा January या Feb 2023 में, right? So it was probably here, let's say, okay, around the $69-70, right? This is when the result would have come, okay, and this is when we would have entered this stock. And actually, till the next quarter, it was just it just went to about 85-90 from ट्रेडिंग एट 70. ऑलमोस्ट सेम प्राइस. हाँ, थोड़ा ऊपर आया. It gave you about 20-25% returns, okay. But then when the quarter repeated again, right? The next quarter was even bigger, right? 57% to 200%. There was 131% growth. That time the market realized that the story has changed, and it just took off after that. So from 60-70 rupees, it went all the way up to maybe about 1,200 rupees. 1200. Presently it's at around 1,000. So we've owned this stock probably throughout the journey, and it has so मैं क्या बोल रहा हूँ कि one of the things is, because I have a diversified portfolio and I'm betting, let's say about 3 odd percent, I have the courage to take a bet on these kind of names. If I was betting 10% of my portfolio, I would not have bought Shakti Pumps, right? So ये जो diversification का जो concept है, it also gives you what is called as increasing the surface area of your luck, right? You are because मैंने 3% लिया है, worst case क्या होगा, 30% गिर जाएगा. At the portfolio level, I might lose 1% and I can get out, right? But the upside is asymmetric, right? So the downside always for us is 20-30%, or let's say worst case 50%, but the upside can be 100, 200, 300%. So that is the model. So so we bought this stock and we did exceptionally well in this stock, right? Another example. हाँ, yes. नहीं सर, आप बताइए. Right, so this was one example. And another one was PG Electroplast. Again, we owned it for a while. So यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, right? Similarly, I think it was somewhere here, right? There was a massive acceleration in. Basically, if you see the profitability of this company, there's a bit of seasonality in this company. But if you let us say, where is this? I think we entered it much before this, maybe somewhere here, maybe, right? So if you see this 290% kind of a top line growth, 290% jump. Yes. So somewhere around this level. So July, August, maybe August 2022, right? So again, somewhere here, maybe. About 86, 90. Let's say about 100 rupees, right? So and it continued to deliver superlative earnings, right? So look at the top line growth. There was a bit of a slowdown here in the middle, but again it has picked up now, right? Okay. So again, the point to understand is these stocks are quite popular now, but the point to understand is that the stocks, when they were bought, nobody was talking about them. And the only thing that was going for them was the superlative earnings growth. And obviously, like I said, these are winners with the full benefit of hindsight, right? These are winners because these numbers sustain, right? If these numbers had not sustained, then many times it happens. Like, to answer your second question, काफी बार ऐसा होता है कि एक one quarter wonders इनको मैं बोलता हूँ ना, one quarter wonders. So they will just give you a very good quarter, and then उसके बाद they will fizzle out, right? So it is very important to do that judgment, right? Generally काफी कंपनीज में अगर आप कॉन कॉल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या आपको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आता है कि ये जो इनका जो अर्निंग्स आया है, जो इनका टॉप लाइन आया है, ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, राइट? अ लॉट ऑफ कंपनीज वेयर यू कैन नॉट मेक दैट जजमेंट, तो आपको 2 क्वार्टर के लिए वेट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वेट फॉर द सेकंड क्वार्टर टू कंफर्म. बट maybe in 50-60% of the cases
you will get a sense if you have some experience in the market, if you have studied businesses in the past, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि ये शायद सस्टेनेबल है, right? ओके But otherwise, in 40% of the cases, you will have to wait for the second quarter for a confirmation. सर कोई एक ऐसा एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो जो आपने लिया था बट बाद में वो चला नहीं और फिर आपने निकाल दिया, तो उसमें क्या हम मतलब एक मिस्टेक देख के भी मैं सीखना चाहता हूँ कि उसमें हमको क्या समझना चाहिए. Yeah, one second, let me show. There was this company called, I think, Cabra. This was into battery ओके. technology. Okay. हाँ. And I'll tell you. I think somewhere here we got interested in it, right? यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, हाँ, बहुत ज्यादा जंप आ गया है तो 100 to 90%. हाँ, somewhere here, maybe I think somewhere here we got interested because यहाँ पे उनका उसका जो margins गिर रहा था, right? So it was the top line of 90% आया, but operating level पे it was actually doing worse because the margins Yes, were margin falling was from coming 15 to down. 10. Hmm. Okay, so I think we got interested somewhere here, right? Whereby the Hmm. operating profit also, the margin started turning around. The operating profit also went to the next level, and the top line also was, second or third quarter in a row of 100%. So we Correct. entered it here, assuming that this will continue, and then after that it disappointed very. So from Hmm. 96%, that the growth fell to just 9%. Right? 9%. Even though the margins expanded, right? Even though the operating Correct. profit went up, right? So I continued to actually hold it because generally I will give the company after I've bought a couple of quarters, right? It is not that just after one quarter I will sell. There Hmm. might be some cases जहाँ मुझे लगता है कि ये नहीं मतलब ये इसका हो गया अभी I have to sell it now. But let's say in 80% of the situations I might give it one more quarter. So I gave it one more quarter where the top line Hmm. थोड़ा बहुत recover हुआ but still not great, 27% versus 96. But margins Correct. just fell off the cliff, right? Hmm. So December 2022 and June 2023. So let's see, December 2022. So maybe somewhere January के पास almost peak पे ही लिया होगा. Maybe I would Correct. have bought it, let's say around 600, and then uh, almost at June 2023, right? So Hmm. maybe Hmm. here somewhere we sold at around 440. Right? So 600 पे Correct. लेके about 450, so about 30% loss, and we would have Correct. exited this. तो सर ऐसे जो स्टॉक्स है जैसे ये अर्निंग सरप्राइज वाले स्टॉक्स, ये हम लोगों को नॉर्मली ऐसे मार्केट में देयर आर 5000 स्टॉक्स, तो अगर मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हो तो व्हाट इज द बेसिकली ट्रिक, कैसे मैं इसको ढूंढ सकता हूँ? No, it is a lot of grunt work, right? So हम लोग हम्म. हमारी पूरी टीम है which analyzes all the 1500 2000 earnings. So quarterly result season is a very very busy period for us. So अभी जो result season मतलब चालू just हुआ है, but I think from next week onwards the pace will start picking up. So this is a हम्म. period where we are completely focused on this. और आपको स्पिनर वगैरह पे मिल जाएगा फिर भी, बट आई थिंक आपको वो जो अर्निंग्स का जो ट्रेंड है उसका जो होल्ड जो मिलेगा वो तभी मिलता है जब आप इंडिविजुअली जाके वो मतलब बीएसई पे जाके आप रिजल्ट क्लिक करके पीडीएफ में खोल के देखोगे, तभी आपको उसका एक एक आइडिया मिलेगा. एंड व्हाट हैपेंस इज आप अगर ये जो सारे रिजल्ट्स हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अगर आप देखते रहोगे तो दिमाग में भी एक पैटर्न बन जाता है कि आपको जो टर्न हम्म. अराउंड्स जो आपको समझ में आते हैं वो बाकी को समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आपके दिमाग में एक पैटर्न बन गया होगा. So the people who are हम्म. really serious about it, you have to do the grunt work, which is even if not let's say 1000 companies, आप अपना market cap filter डाल लो कि let us say more than 1000 crores or more than whatever 5000 crores. You have to look at all the results and you have to figure out कि कहाँ पे outlier earnings आ रहे हैं. Of course आप हम्म. screener पे query डाल सकते हो, बट अगर स्क्रीनर पे क्वेरी डालोगे तो आपको मतलब आउटपुट इमीडिएटली आ जाएगा बट आपको उसका फील नहीं आएगा. You will not be able to really make much sense of it. And anyway, that is the first step. The first step is क्योंकि आउटलायर अर्निंग्स एवरी क्वार्टर में आपको मिनिमम 100-150 मिल जाएंगे प्योरली ऑन नंबर्स. तो जो हम्म. असली काम है वो उसके बाद शुरू होता है कि okay, now that you've got these outlier numbers, it's important to predict कि अगले 3-4 क्वार्टर्स में ये नंबर रिपीट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं.
एंड दैट इज वेयर आपको कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट इंटरव्यू सुनना पड़ेगा, आपको जनरली उस सेक्टर का एक पल्स पकड़ना पड़ेगा कि अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बोला, लेट्स से ट्रांसफार्मर कंपनी है, so we've had some good runs in the transformer companies. So let us say one company is not talking, but if other company is talking, then you have to take the hint that the industry में कुछ हो रहा है, industry में कुछ अलग हो रहा है, and that is how from that 100 you have to filter that list down to a much more manageable number. और उसके बाद it is the portfolio manager's gut or call कि finally which are the 5 or 10 stocks that I will bet on. मतलब ये कोई भी ऐसा देर इज नो शॉर्टकट, बेसिकली बहुत ही मेहनत है ये काम के पीछे। और मतलब मैं आपसे सच बताऊं ना, तो मैं आपसे कोई ऐसा शॉर्टकट वाला आंसर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना मतलब बहुत ही एक हार्ड वर्क होता है। और यही बात है सर, मैंने भी है ना ये चीज को अभी पिछले 1-2 साल से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट को बेसिकली। तो मैं आपको सिर्फ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने पीएनजी गाडगिल करके एक स्टॉक है जो नया लिस्टिंग हुआ था, तो Jewelry. ज्वेलरी सेगमेंट में स्काई गोल्ड अच्छा कर रहा था, और वो तो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और वो तो मतलब वो बहुत अच्छा खासा चल भी गया था। और जब तक मैंने ये सारी चीजों को समझा, उसके बाद देयर वाज अ सेकंड स्टॉक विच इज कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स को भी मैंने देखा था, बट जब तक मैंने देखा तब तक वो ऑलमोस्ट 600 के प्राइस पे आ गया था। एंड उसके बाद तो खैर गिरा भी वो सब न्यूज के ऊपर। फिर मैंने देखा कि पीएनजी गाडगिल करके एक स्टॉक है, वो भी नया लिस्ट हुआ है, और वो बेसिकली महाराष्ट्र बेस्ड है। और उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ 1-2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे उन्होंने दिखाए, और फिर उन्होंने कुछ और उसके उनके जो रिजल्ट में उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया, होलसेल सेलिंग का और रिटेल सेलिंग का कॉन्सेप्ट कर दिया। फिर सडनली मुझे वो पूरी कंपनी ही समझ में नहीं आने लगी कि ये कहाँ से हो गया। कभी तो उन्होंने ये होलसेल सेलिंग वाला बात ही नहीं किया था मतलब पहले, और सडनली उन्होंने ये कर दिया। तो ये भी होता है कि आप किसी कंपनी में बहुत मेहनत करके उसको शॉर्टलिस्ट करते हो, आप धीरे धीरे पोजीशन बनाने की शुरू भी करते हो, बट सडनली उसका उनका जो चेंज हो जाता है कि किस तरीके से वो अपना रिजल्ट दे रहे हैं। पहले जो उनका सेल्स ग्रोथ आ रहा था वो ठीक ठाक ही था, अच्छा ही था, मतलब कंपटीशन के हिसाब से। फिर सडनली जैसे उन्होंने अपना होलसेल वाला और रिटेल वाला कॉन्सेप्ट ओपन किया एक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में, तब से आई वाज लाइक कि यार ये कंपनी में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इनफैक्ट वो लॉस में बेच दिया वो स्टॉक को, बिकॉज फिर खैर वो चला भी नहीं और नीचे गया भी था मेरे ख्याल से। तो यस सर, ये मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि देयर इज लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। और आपने ये भी पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि जब आप ऐसे कंटिन्यूसली बहुत सालों से कर रहे हो, तो आपके सामने फिर वो पूरा ट्रेंड आपको दिखता भी है कि हाँ यहाँ पे टर्न अराउंड हो रहा है, ये है। तो यही चीज है सर। एंड और एक चीज है सर मुझे जो आपको पूछनी है, क्या आप आपकी पोजीशन किसी भी स्टॉक में, फॉर एग्जांपल आप किसी स्टॉक में 3% इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या आप स्टार्ट में ही पूरा 3% कर लेते हो बाय, या फिर समझो और एक क्वार्टर का रिजल्ट आया तो और अपनी आप होल्डिंग बढ़ाते हो उसमें, ऐसा कुछ? जो स्ट्रेटेजी मैं रन करता हूँ, एवरी स्ट्रेटेजी का अलग रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग होता है। बट जो स्ट्रेटेजी हम्म। मैं रन करता हूँ, द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड, उसमें मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि एज सुन एज द गुड रिजल्ट कम्स आई हैव टू एंटर, एंड दैट इज वाई हम्म। मैं एलोकेशन छोटा रखता हूँ, ताकि मैं जैसे बोला कि अगर मैं गलत भी हो गया तो मेरे पोर्टफोलियो को ज़्यादा डैमेज ना हो। एंड ऑफ द डे हम्म। फोकस, मतलब हमारा मतलब चूकना नहीं चाहिए। Focus is not on getting a particular stock to do well. The focus has to be on the portfolio. कि मेरा जो हम्म। पोर्टफोलियो है उसमें मैं आई हैव टू मैनेज द रिस्क एंड रिवॉर्ड, राइट। तो ओके। जो 3% मैं लेता हूँ, आई बाई इट इमीडिएटली, बिकॉज मेरा स्ट्रैटेजी वैसा है कि आई एम बाइंग इट ऑन अ गुड अर्निंग्स, और अर्निंग्स के बाद जो री रेटिंग होता है कभी कभी काफी रैपिडली होता है वो, in a फास्ट होता matter है, of यस। in a matter of 2-3 weeks, the stock will get re-rated and then it will go nowhere for the next 2 months, right? हम्म। तो ऐसे शार्प अप ट्रेंड आके फिर वो कंसोलिडेशन में चला जाता है, एक रेंज बनाना चालू कर देता है, हम्म। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट। So in my strategy, I cannot afford to, pyramid or buy something now and wait and all of that, right? So I do everything all at once, and like I said, I don't increase the allocation beyond 3%. तो हम्म। 3% का अगर डबल हो जाता है और 6% हो जाता है, that is fine, right?
But if I get new money because we are running a PMS, it will not. So in somebody else's portfolio who came, let's say 1 year back, it may be 6%. But the new guy's portfolio, it will be 3%. Or if I have reduced the 3%. allocation, it might even be 2% because the Hmm. stock has run up. In my model portfolio, I can reduce the allocation to 2% because ओके, the मतलब risk. आप हाँ, या आप पार्सल एग्जिट करते हो, एक साथ एग्जिट नहीं करते? हाँ, एग्जिट कभी कभी रिजल्ट प्री रिजल्ट अगर बहुत ज्यादा स्टॉक हैज रन अप एंड आई फील दैट द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट इज आल्सो इन द प्राइस, then I can do a हम्म। partial exit. Or sometimes, let us say I bought it on a very good quarter, next quarter did not turn out to be so great, I can still do a partial exit at a loss to bring down my risk, क्योंकि जैसा जैसा मैंने सोचा था वैसा वैसा रिजल्ट आया नहीं है, so I can cut down my risk, right, and give it another quarter for the remaining half of the position. So if it works, ओके, I still have that half of the position. If it doesn't ओके, work, then my risk has been cut down significantly. ओके। But सो आपका आपका जो एंट्री, मतलब एंट्री तो चलो आपने बता दिया, बट आपका एग्जिट इज नेवर बेस्ड ऑन परसेंटेज कि भाई अभी 100% हो गया तो इतना एग्जिट करो, 200 हो गया तो इतना करो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना सर? no. It is अच्छा। my एंड yeah, my decision यस सर। points are purely on the quarterly results or a material event that has happened intra quarter which will हम्म। impact the earnings of the stock. So just because हम्म। अभी वो market गिर गया है, I will not exit a stock, right? Which will happen very very rarely unless हम्म। I find that some event has happened which has impaired the my prediction of the earnings, right? ओके। टैरिफ की वजह से अगर किसी का, मुझे लगता है कि इसका अर्निंग्स एबिलिटी इम्पेयर हो गया है, जो मैं सोच रहा था होने वाला है 2-3 क्वार्टर में नहीं होगा, आई माइट सेल इट हम्म। देन. But it is a very हम्म। rare. With tariff जैसे issues, this kind of global issues come once in a while. It is not like every quarter. राइट। But generally, my करेक्ट। decision points are very clear. My decision point, entry decision point is after a good result, and my हम्म। exit decision point is either just before results or after the results. बीच में मैं ओके। कुछ भी, I don't play around with the portfolio. यस, इसीलिए सर हम जब लास्ट क्वार्टर में बात कर रहे थे ये वीडियो के लिए, तब वो टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट चल भी रहे थे और आपने मुझे Yes, बोला कि विजय ये क्वार्टर में हम लोग नहीं बात कर सकते क्योंकि correct, क्वार्टरली रिजल्ट चल रहे हैं ना, आप बिजी हो। तो correct, correct. सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और आपकी तरफ से भी एक प्रोस्पेक्टिव समझने में मिला, मार्केट को देखना कैसे है, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है। अच्छा सर, आप कहीं पे भी आप टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत यूज करते हो? करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, बट नॉट टेक्निकल एनालिसिस इन द ट्रेडिशनल सेंस, जैसे मूविंग एवरेजेस और हम्म। MACD RSI उस टाइप का नहीं. बट हम्म। आई थिंक कि as an individual or as a, let's say as an organization, nobody is smart enough to capture, identify all opportunities on their own, right? तो हम्म। यहाँ पे प्राइस एक्शन काफी काम आता है, क्योंकि प्राइस एक्शन इज लाइक द मार्केट इज डूइंग द रिसर्च फॉर यू, right? हम्म। But you have to be smart about it because prices can, be very fickle, right? You cannot blindly believe prices. But हम्म। so I use the prices or price volume action to identify कि opportunity कहाँ पे हो सकती है, कहाँ पे institutional positions बन रही हैं. Let's say अभी समझिए कि रिजल्ट आया, ओके, हम्म। और अगर रिजल्ट आने के बाद if the reaction of that result is not how I expected it to be, then I हम्म। will be a bit careful. That doesn't mean I'll not take a position, but I will be a bit careful because अगर हम्म। इतना अच्छा रिजल्ट आया है और रिएक्शन उसका मतलब बहुत ठंडा रिएक्शन दिया मार्केट ने, then I might be, I might take one step back. Similarly, I always keep looking out for stocks with relative strength, stocks hitting 52-week highs. जैसे आपने मोमेंटम की बात की, मोमेंटम इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, मोमेंटम इज अ हम्म। टेंडेंसी. पीपल मिस्टेक करते हैं कि मोमेंटम एज अ स्ट्रैटेजी क्यों फेल करता है, because what momentum does is it works only in bull markets, right? क्योंकि bull market करेक्ट। में a stock which has gone up will continue to go up. But the problem क्या होता है कि अगर आप एब्सोल्यूट मोमेंटम यूज कर रहे हैं, तो जब मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो जीरो कर देता है, राइट? बिकॉज मोमेंटम हाँ। इज कंप्लीटली गॉन. It हम्म। so it is basically like you're buying high and selling low, and that spread, right? That spread is what kills you, because a lot of times what happens is आपने आपका जब मार्केट अच्छा था, आपका हाईएस्ट एक्सपोजर होता है,
जब मार्केट हम्म बुरा है, आपका लोएस्ट एक्सपोजर है, और जब मार्केट जब टर्न अराउंड होकर जब ऊपर आएगा ना, सो यू हैव अ वेरी लो एक्सपोजर। आपका एक्सपोजर जब तक हम्म बनेगा पूरा, तब तक मार्केट तब तक रैली हाई काफी मार देता है ज्यादा आ चुका नेक्स्ट होगा। हाँ, लास्ट। सो योर हाँ। एक्विजिशन कॉस्ट इज ऑलवेज वेरी हाई। तो उससे होता क्या है कि अनलेस देयर इज एन आउट एंड आउट बुल मार्केट, इन विच केस इट विल हम्म वर्क। पर आउट एंड आउट बुल मार्केट नहीं रहा, अगर बेरिश मार्केट है या चॉपी मार्केट है, तो मोमेंटम विल टेक अवे एवरीथिंग दैट यू मेड इन द बुल मार्केट। तो अगर आपका दो हम्म साल का आपका तेजी आया और 2 साल का मंदी आया और आप कंटिन्यूअसली रन कर रहे हो, तो 2 साल तो आप बहुत खुश रहोगे, आपने काफी अच्छा पैसा बनाया। तो बाकी 2 साल में जो चॉपी पीरियड रहता है, उसमें यहाँ पे जो बनाया आपने 2 साल में, उसका 60 हम्म 70 और समटाइम्स मे बी 100% गेन्स जो आपने बनाया वो पूरा खा जाएगा, right? So momentum is not a strategy. Momentum is a tendency. Momentum is a हम्म tendency of a stock which has done well over an X period to continue to do well again over the next X period. It is a हम्म probability. So I see momentum like that. Momentum अगर है तो it is telling, the market is telling you कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि करेक्ट। है, हो सकता है। तो so I use momentum scans, I use relative strength scans. So this tells me कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंड हम्म देन आई शुड समटाइम्स, अगर मुझे लेट से कोई अर्निंग्स है जो, मतलब मैंने जब एनालाइज किया उसको फर्स्ट टाइम, तो मुझे वो समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि अरे ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, सो आई स्किप इट। बट जब उसका प्राइस एक्शन चालू होता है, आई गो बैक एंड चेक हम्म अगेन, सो देन समटाइम्स द लाइट बल्ब गोज ऑफ कि अरे हाँ, ये तो मैंने एंगल मिस कर दिया है, because then I know that somebody else is getting हम्म interested in this. So I use price करेक्ट। action and technicals like that. I use it as a हम्म confirming indicator, and I use it for as my research partner, so to speak. Right? You can call कि somebody is telling me कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हो रहा है, हम्म but सही है not सर। not in the बहुत buy and sell, not in the buying and selling. ओके, वो तो आपने बोल दिया सर कि आप उसके लिए तो क्वार्टरली रिजल्ट को ही ज्यादा फोकस करते हो। तो बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके। एंड मेरे लिए तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा लर्निंगफुल था, बिकॉज मैं बहुत सालों से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहा हूँ, बट पिछले 2 ढाई सालों से आई एम प्रैक्टिसिंग कि मैं फंडामेंटल्स पे भी ध्यान दूं, बिकॉज समटाइम्स टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपके पास मल्टी बैगर्स स्टॉक्स हाथ में आते हैं, बट आप उतना बड़ा सोचते ही नहीं हो, उस वजह से आप एक लिमिटेड प्रॉफिट में निकल जाते हो। एंड मेरे साथ वैसा बहुत बार हुआ। बहुत 5 टाइम्स वाले 10 टाइम्स वाले स्टॉक्स मेरे हाथ से निकल गए। एंड फिर मैंने रियलाइज किया, जैसे आपने बोला ना कि आपने भी आपकी लर्निंग फेज में आपने बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया खुद से ही। अगर कोई हमें बता देता पहले तो शायद वो मिस्टेक मेरी कम होती। बट जैसे कि मैंने कभी के साथ ये किसी के साथ ये चीज डिस्कस नहीं की थी, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था, तो वो चीजों को समझने के लिए बहुत साल लग गए। तो अभी क्या है ना, अभी ऐसा हो गया है कि अभी कुछ चीजों के बारे में मुझे पता है, बट राइट नाउ मार्केट इज इन इन दैट नॉट इन दैट कंडीशन कि अभी वो फेज चल रहा है मार्केट में। तो यही चीज है सर। शायद हमारा भी ये वीडियो कोई मेरे जैसा इन्वेस्टर देखेगा और उसको भी बहुत सारे इनपुट यहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए थैंक यू सर, आपका टाइम देने के लिए। एंड आप अगर सर कुछ जो नए इन्वेस्टर है उनको कुछ अगर एक एडवाइस देना चाहते हो या कुछ आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलना चाहते हो, तो वो क्या होगा सर, अगर बोलना है तो? नहीं, आई थिंक like any endeavor in life, right? You have to take things seriously, right? So that is the first thing. काफी लोग जो मार्केट में आते हैं वो बहुत लाइटली लेते हैं मार्केट को, इसलिए पैसा नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हम्म इज डिफिकल्ट, या ऐसा नहीं। अगर आप मार्केट को सीरियसली लेंगे, दैट इज वन, यू हैव टू डेडिकेट टाइम। यू कैन नॉट से दैट कि मैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो भी काफी लोग प्रोफेशनल्स हैं जो काफी अच्छा पैसा बनाते हैं मार्केट में, राइट? हम्म तो बट यू हैव टू गिव दैट टाइम उनको, मतलब वो काम भी करते हैं और उतना टाइम पढ़ने में या एनालिसिस में या इंडस्ट्री मीट्स में या कॉन्फ्रेंस कॉल, जो भी है, मतलब टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर जस्ट आपको लगता है कि ट्विटर पे देख के इसका सुन के उसका सुन के पैसा नहीं बनता है, सिर्फ वो बुल हम्म मार्केट में होता, जैसे मैंने बोला कि बुल मार्केट में पैसा बनता है, बेयर मार्केट में पैसा गवा देते हैं। तो नेट नेट हम्म आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, इनफैक्ट आपका लॉस ही होगा। So you have to take, your approach करेक्ट। has to be serious. So there has to be a seriousness. Second thing I'll tell people is कि लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो इजी होता है और इन्वेस्टिंग मुश्किल होता है। इट इज द अदर वे हम्म अराउंड। क्योंकि ट्रेडिंग में
आप बुल मार्केट में भी पैसा गवा सकते हैं, राइट? बिकॉज आप हम्म। इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट करते रहते हैं। और इन्वेस्टिंग में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप इवन इफ यू आर थ्रोइंग डार्ट्स यू कैन मेक मनी just by, you bought some random stock and just sit on it, you'll make money, right? I'm just saying, so if you build a portfolio like that, so investing is actually very easy. If you just apply some basics, you may not make blockbuster returns, but trading हम्म। से आप काफी ज्यादा पैसा investing में बना सकते हैं, right? Trading is a very very राइट। serious business. Trading is a very good thing. Trading is a very high ROE thing. इन्वेस्ट, क्योंकि ट्रेडिंग में आप पैसा टर्नओवर मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट. हम्म। it needs razor sharp risk management. It needs very very disciplined approach, very proper system with an edge. So जो ट्रेडिंग को जो लोग हल्के में लेते हैं ना, एक्चुअली दैट इज द अदर वे अराउंड. इन्वेस्टिंग को आप थोड़ा बहुत हल्के में हम्म। ले सकते हो, बट ट्रेडिंग में you should not do that. So that is the second thing. And the final thing I will say is, कोई भी अगर आप एक अप्रोच पकड़ते हैं, you have to give it time. You have to give it 3 हम्म। 4 5 years and you have to master it, right? अगर आप अप्रोच चेंज करते रहेंगे every 1 year 2 years, then you will end up being mediocre in all the approaches. So आपको कोई एक अप्रोच करेक्ट। पकड़नी है और उस पर टाइम देना है across multiple cycles. So I would say these three things. बहुत अच्छा एडवाइस था सर, और ये लास्ट वाले एडवाइस को तो मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ, इसीलिए हमने हमारे ये पॉडकास्ट सीरीज का नाम भी मास्टर्स इन वन ही रखा है, जिसमें हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके पास उनकी स्ट्रैटेजी को मतलब उनकी स्ट्रैटेजी के साइड से बोलने के लिए या बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपने भी बहुत सारे साइकिल देखे हैं सर मार्केट के, और आपने भी बहुत सारी चीजें मतलब बहुत मल्टी बैगर बनते हुए देखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को नीचे आते हुए देखा है। तो वही चीज है। अच्छा लगा सर आज आपके साथ बात करके, एंड आई विश जो भी ये वीडियो देख रहा है उनको भी हमारी ये वीडियो से कुछ अच्छी चीज सीखने मिली होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट कर सकते हो, और सर मैं आपका ट्विटर आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ जिससे लोग आपसे कनेक्ट कर सके अगर कोई चीज अगर उनको पूछनी हो Definitely, या कोई जरूरत हो तो definitely, सर का जी. ट्विटर आईडी भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे भी जा सकते हो। सर का यूट्यूब चैनल भी है, बट सर ने सिर्फ एक वीडियो डाला है, Thank you. और मैंने वो वीडियो आपका सर 4 बार देखा बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि सर आप ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और बनाओ अगर आपको टाइम मिले तो, बिकॉज जो सीरियसली सीखना चाहता है उनको ऐसे वीडियो की ही जरूरत है। थैंक यू बिल्कुल. सर टाइम देने के लिए, और आप सब लोगों को भी थैंक यू देखने के लिए। थैंक यू जी. थैंक यू.